हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 5 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा का नया चेयरमैन चुना गया है, चेयरमैन बनाया गया है? आंसर होगा इसका कृष्णेंदु मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बाफ्टा के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई इंडियन इस पद पर गया। वो टीवी प्रोड्यूसर हैं और एमी अवार्ड विजेता भी हैं, ओके, विनर्स भी हैं। और 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। हालांकि वो इससे पहले 1 साल तक बाफ्टा के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया को समझने के लिए और जो भी चाइना, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के रिलेटेड जो भी कुछ सैन्य चीज़ें हो रही है, जो घटित हो रही हैं, उन सबको समझने के लिए क्वेश्चन होगा इसका। इंडिया और किस देश ने एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट साइन किया है अभी हाल ही में 4 जून को? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में 4 जून को। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के मिलिट्री बेस का यूज़ करेंगे। ओके, चीनी गतिविधि पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन माना जा रहा है। और इस वर्चुअल समिट में 2 डिक्लेरेशन हुए और 9 एग्रीमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में आगे बताता हूँ मैं। तो इंडिया की ओर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और ऑस्ट्रेलिया की ओर से वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं स्कॉट मॉरिसन और उनकी टीम थी। ओके, तो पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फिर आपको जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं उन सबको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। तो इनमें से एक है जो साइन हुआ है, उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, एग्रीमेंट में क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी, मिलिट्री दोनों एक दूसरे की मिलिट्री बेस का यूज़ कर सकेंगे, एक्सेस मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड पर नेवल बेस बनाकर उसका यूज़ करेगा। आप मेरे बगल में देख रहे हो इस जगह पर, तो वहाँ पर ये जो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है एक्सेस कर सकेगा। वो अपनी नेवी यहाँ पर डॉक कर सकेगा और फाइटर प्लेन वगैरह उतार सकेगा। ओके, इसी तरह से इंडिया भी, आप देख रहे हो वर्ल्ड में, तो उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास में है ये बेस, वहाँ पर उसका यूज़ कर सकेगा। ओके, कोकोज आइलैंड है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो कोकोज आइलैंड पर इंडिया जो वहाँ पर उसका बेस का यूज़ कर सकेगा। मतलब ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के इंपॉर्टेंट नेवल बेस एक तरह से दोनों देश एक दूसरे के लिए खोल देंगे। क्या फ़ायदा होगा इसका? देखिए, इस समिट में हालांकि चीन का जिक्र नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञों का मानना है और जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चीन की नेवल एक्टिविटी पर नज़र रखने और उसको कंट्रोल करने के मकसद से किया जा रहा है। देखिए, दोनों देश यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है वो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट के आसपास के इलाकों पर कड़ी नज़र रखेगी। इस तरह से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, वहाँ पर पूरी एक तरह से नज़र रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, हिंद महासागर होते हुए चीन का बहुत सारा सामान, कार्गो शिप अफ्रीका और एशिया के देशों में जाता है, और चीन जो है वो पूरे इस इलाके पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसी वजह से श्रीलंका ने अपने, जाना होगा पिछले साल, कुछ साल पहले श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको लीज पर ले लिया था, एक तरह से कब्जा कर लिया। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इससे इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन उस तरफ, उन दोनों पर की वहाँ पर जो एक्टिविटी है चाइनीज नेवी की, उन सब पर एक तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का जो रिश्ता है वो पिछले कुछ वर्षों से मजबूत हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ें, चीन से इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, दोनों के बीच तनाव चल रहा है। ओके, देखिए, लद्दाख में हम लोग देख रहे हैं कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर इंडियन टेरिटरी में अपनी फ़ौज तैनात की हुई है। दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के जो फ़ौज है उसके बीच स्टैंड ऑफ है, आमने सामने खड़े हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया से भी तनाव चल रहा है चाइना के बीच में। ओके, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में। चीन का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, वहाँ का अखबार है, सरकारी अखबार कहिए उसको, तो उसने ऑस्ट्रेलिया को अभी हाल ही में अमेरिकी कुत्ता कह दिया था, द डॉग ऑफ द यूएस। क्योंकि अभी हाल ही में जो WHO की मीटिंग हुई थी
उस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के मामले में यूरोपीय यूनियन के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें चीन के खिलाफ जांच की बात कही हुई थी। तो वहाँ भी उन दोनों देशों के बीच में, चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में टकराव चल रहा है। और एक और बात आपको बताऊं कि चीन की गतिविधि को कंट्रोल करने के मद्देनज़र, नज़र रखने के मद्देनज़र पहले से क्वाड ग्रुप बना हुआ है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ओके, तो अमेरिका के साथ इससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले हो चुका है और इंडिया और यूएसए के बीच में जो दोनों जो मिलिट्री है, दोनों की एक दूसरे की नेवल शिप है, वो एक दूसरे के जो बेस है उसका यूज़ कर सकते हैं। जापान के साथ भी इंडिया का बायलैटरल यानी द्विपक्षीय एग्रीमेंट उस पर बातचीत चल रही है। तीसरा से एक तरह से कहें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान ये सब मिलकर एक तरह से चाइना पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वर्चुअल समिट हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्यों हुआ वर्चुअल? क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक है उसकी वजह से वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से ये जो मीटिंग हुई है वो वर्चुअल हुई है। ओके, तो इस मीटिंग में इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे। तो अब बात कर लेते हैं उन डिक्लेरेशंस की और एग्रीमेंट्स की जो जो हुए हैं। तो दो डिक्लेरेशन कौन कौन से हैं वो पहले देख लेते हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये एक हुआ है। उसकी डिटेल जो है मिलिट्री रिलेटेड घोषणाएं हैं जो मैंने आपको पहले बताई कि दोनों देशों के जो नेवल शिप है वो एक दूसरे के बेस पर डॉक कर सकेंगे, वहाँ जा सकेंगे। सेकेंड डिक्लेरेशन है शेयर्ड विजन फॉर मेरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, यानी इंडियन जो ओशन है और पैसिफिक ओशन है यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, वहाँ पर हम नेवल एक्सरसाइज कर सकेंगे, पेट्रोलिंग कर सकेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास भी होने जा रहा है, उसका नाम है ओसिंडेक्स। ओके, 2015 में शुरू हुआ था तो ये फिर से तय हुआ कि उसको लगातार करेंगे। ये दो डिक्लेरेशन हो गए। ओके, और 9 एग्रीमेंट हैं। कौन कौन से? तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन साइबर एंड साइबर अनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। ओके, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काम करेगा क्योंकि इस वक्त जो मॉडर्न जो वार होने वाला है वो साइबर वार ही एक तरह से ज़्यादा होगा, एक दूसरे की जो साइबर चीज़ें हैं, नेटवर्क्स हैं, उसको ध्वस्त करने की। तो इस पर अभी आगे काम होगा। अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। सेकेंड है MOU ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। अगला है एग्रीमेंट कंसर्निंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। फोर्थ है इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट्स कंसर्निंग कोऑपरेशन इन डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। ये बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को लेकर ये आदान प्रदान करने का है। पांचवा है MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। ये दोनों देशों जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे कि गवर्नेंस रिफॉर्म करने के लिए यानी प्रशासनिक रिफॉर्म करने के लिए, बेहतर करने के लिए और क्या हो सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। छठा है MOU ऑन कोऑपरेशन इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सातवां है MOU ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, इसके अलावा भी 2 एग्रीमेंट हैं, उनकी डिटेल अभी आना बाकी है। ओके, द हिंदू में ये सब मैं देख रहा था, आपको मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 जून। ओके, आज ही के दिन। देखिए इस डे का उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। देखिए फिलहाल लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में जो पर्यावरण की स्थिति है वो सुधरी है। साफ हवा हम लोग ले पा रहे हैं, नीला आसमान देख पा रहे हैं, लेकिन जो विशेषज्ञों का है ये कहना कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। फिर से इंडस्ट्रियल यूनिट्स खुल जाएंगी लॉकडाउन ख़त्म होते ही। अलग अलग देशों में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जैसे इंडिया में एक तरह से लॉकडाउन ख़त्म ही हो चुका है, अनलॉकडाउन चल रहा है। तो इससे प्रदूषण का खतरा और बढ़ेगा आगे आने वाले वक्त में। और कोरोना महामारी की वजह से क्या हुआ है कि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो भी काम चल रहे थे वो सब ठप पड़ गए। जैसे मैं उदाहरण दूं कि यूनाइटेड नेशंस की ओर से जो COP26 होने वाला था ब्रिटेन में, यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जिसमें दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो सब इकट्ठे होने वाले थे, नवंबर में होने वाला था, तो उसको स्थगित कर दिया गया। एक तरह से 1 साल के लिए जो पर्यावरण के मुद्दे पर कोई खास डिसीजन होना था, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने को लेकर जो डिसीजन होना था, एक तरह से वो टल गया। तो ऐसे में क्या हुआ है, पर्यावरण को लेकर खतरा बढ़ा है। अच्छा, द हिंदू की रिपोर्ट में देख रहा था, मेरे बगल में आप देख भी रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि अगर पृथ्वी का औसत तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और ये प्रोजेक्टेड है अगले 80 साल में, यानी वर्ष 2100 तक, तो समुद्र स्तर में 1.3 मीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। तो खतरे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बॉलीवुड से जुड़े बासु चटर्जी का निधन हुआ है 4 जून 2020 को। तो इनमें से किस वजह से मशहूर थे, क्या थे वो? आंसर होगा फिल्म निर्देशन में काफ़ी मशहूर थे वो, डायरेक्शन में। ओके, फिल्म निर्देशक थे वो। 93 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है मुंबई में 4 जून को। और उन्होंने जो डायरेक्शन किया फिल्मों में 1969 से लेकर 2011 तक, वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं। 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था 1992 में फिल्म दुर्गा के लिए। तो इम्पॉर्टेंट पर्सन थे और एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका राजीव टोपने। ओके, नाम ध्यान रखना। वो 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। 3 साल का कार्यकाल होगा। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है जिनके वरिष्ठ सलाहकार बन के गए हैं टोपने? तो वो हैं अर्पणा सुब्रमणी, वो IAS ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीनी संसद पीपुल्स कांग्रेस के बाद अब हांगकांग विधान परिषद में विवादित विधेयक यानी बिल पारित हो गया। तो इसमें क्या प्रावधान थे जो काफ़ी चर्चा रही है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी, अखबारों में? इसका आंसर होगा चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी होगा। ओके, देखिए इसको लेकर मामला संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच चुका है और हांगकांग की विधायिका ने, विधान परिषद ने वहाँ की 4 जून को ये विवादास्पद जो कंट्रोवर्शियल बिल था उसको मंजूरी दे दी है। तो अब होते ही, बिल पारित होते ही ये हो गया है कि चाइनीज़ जो एंथम है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, तो उसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल और 50,000 हांगकांग डॉलर यानी करीब 6,450 अमेरिकी डॉलर होता है, उसका जुर्माना लगेगा। ओके, हालांकि जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं, वहाँ लोकतंत्र चाहते हैं बना रहना, और विपक्षी सदस्य हैं, तो वो सब इसको बाधित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये पारित हो चुका है। तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा वहाँ पर विरोध, विद्रोह, इन सब की चीज़ें हांगकांग में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया, नया चेयरपर्सन? आंसर होगा पैट्रिक पिचेट। ओके, पैट्रिक पिचेट। वो कौन है? गूगल के एक्स CFO हैं, यानी पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं। ओके, तो उनको अब यहाँ बनाया गया है। अच्छा, ट्विटर के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डोसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, शॉर्ट में कहते हैं NFL, तो उसका CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका VN दत्त। ओके, उनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, इससे पहले वो वहाँ पर मार्केटिंग डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? आंसर होगा 6 मंथ। 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया है और ये 30 नवंबर 2020 तक वो रहेंगे, या कोई अगर नया CEO की नियुक्ति होती है तब तक रहेंगे। दूसरी बार ये कार्यकाल RBI ने बढ़ाया। दरअसल जितने भी बैंक्स हैं उनमें CEO या फिर डायरेक्टर बनाना हो या चेयरपर्सन बनाना हो तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। पहले बोर्ड तय कर लेता है कि इसको बनाना है या इनको एक्सटेंशन देना है, लेकिन आखिरी मुहर RBI की लगती है, तभी वो मान्य होता है RBI एक्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों को भारत आने पर कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर होगा 10 साल। ओके, 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। तो इनमें अलग अलग देशों के नागरिक हैं, जैसे माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम,
OCI धारक जो भी हैं वो भी नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के वो नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाने से उसकी मौत हो गई, जिसकी खबर देश भर में काफ़ी चर्चा में रही? आंसर होगा केरल। कहाँ पर हुआ? हथनी थी, उसको अनानास खिला दिया गया था, अनानास में विस्फोटक भर दिया गया था और वो खाते ही मुंह में फट गया और दांत टूट गए थे। 3 दिन तक वो पानी में खड़ी रही और आखिरकार 27 मई को उसने दम तोड़ दिया था। तो काफ़ी देश भर में इस पर चर्चाएं हो रही हैं और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने कहा है कि बहुत बेरहमी से एक तरह से हत्या की गई। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर केरल के P. विजयन है, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और FIR भी दर्ज हुआ है। आगे हो सकता है कि न्याय मिले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार ने विदेशों से लौट रहे भारतीय नागरिकों को अपने देश में रोजगार देने के लिए या उनकी संभावना तलाशने के लिए रोजगार की कौन सी योजना शुरू की है? आंसर होगा स्वदेश योजना। ओके, स्वदेश योजना है। इसमें होगा क्या कि अभी वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेश में फंसे लोग हैं उनको जो लाया जा रहा है इंडिया, तो उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और कि उनके पास क्या काबिलियत है, क्या उनके पास मतलब वो काम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी विदेश में काम कर रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर में एक तरह से एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो। ओके, तो उनकी डिमांड इंडिया में है और एक तरह से एक्सपर्ट लोग इंडियन कंपनियों को मिल जाएंगे। तो एक डेटाबेस तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय, इन सब ने मिलकर ये योजना तय की है और उनको एक तरह से रजिस्टर किया जा रहा है। अच्छी बात है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 11 से 16 अगस्त तक होने वाले किस बैडमिंटन सीरीज को रद्द कर दिया जो इंडिया में होना था? आंसर होगा हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ओके, देखिए कोविड-19 की वजह से जो महामारी फैली है, पेंडेमिक है, उसकी वजह से इसको रद्द कर दिया गया है। ये 4 जून को फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में मौजूद साइबेरिया में पावर प्लांट से नदी में डीजल रिसाव होने पर वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई, आपातकाल लागू कर दिया गया है उस क्षेत्र में? आंसर होगा रसिया। ओके, देखिए ये जो तेल की लीकेज हुआ है और लीकेज वो 29 मई को हुआ और 20,000 टन डीजल जो है लीक कर गया और रूसी प्रशासन को ये खबर तब मिली जब ये तेल अंबर नाय नदी में पहुंच गया, वहाँ पहुंच गया और उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, उसके विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 350 वर्ग किलोमीटर इलाके में जो पानी है वो सब प्रदूषित हो गया, मछलियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना। इसका PDF अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं।